Hello friends, welcome to Agriculture our YouTube channel. In this presentation, we are discuss about the general agriculture question which is based on the plant physiology. So let's start. First is osmosis. What is the osmosis? As you can see, how does water enter into the plant? This functional activity is studied under the heading osmosis. यदि हम osmosis की बात करेंगे तो ये आपका एक प्लांट है तथा ये आपकी सॉइल है। तो पानी आपकी प्लांट के अंदर किस प्रकार से प्रवेश कर रहा है, आपके पौधे के भीतर पानी किस प्रकार से प्रवेश कर रहा है, इसकी स्टडी करते हैं हम ऑस्मोसिस के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ सैप की। हाउ डज वाटर मूव अप इनसाइड द प्लांट? इट इज स्टडी अंडर ट्रांसलोकेशन ऑफ सैप और एसेंस ऑफ सैप। यानी जो पानी एंटर कर चुका है हमारे पौधे के भीतर वो मूव कैसे करेगा, यानी कि प्लांट की होल बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार से जा रहा है, इसकी स्टडी करते हैं हम एसेंस ऑफ सैप या फिर ट्रांसलोकेशन ऑफ सैप के भीतर। बात करते हैं ट्रांसपीरेशन की, यानी हमारे पौधे के अंदर पानी एंटर कर गया ऑस्मोसिस में। जो एंटर किया हुआ पानी था वो मूव कर रहा है किसके द्वारा? ट्रांसलोकेशन ऑफ सैप्स के द्वारा। अब बात करेंगे हम ट्रांसपीरेशन की, यानी हाउ डज वाटर लॉस्ट फ्रॉम द प्लांट? इट इज स्टडी अंडर लॉस ऑफ वाटर और ट्रांसपीरेशन। यानी कि जो पानी हमारे पौधे के अंदर प्रवेश किया हुआ था, जो मूव कर रहा था पानी, उसकी हानि किस प्रकार से होती है, इसका अध्ययन करते हैं हम ट्रांसपीरेशन के अंतर्गत। यहीं से मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दूं, ट्रांसपीरेशन में पानी की हानि होती है तथा एवापोरेशन में भी पानी की हानि होती है। फिर आप लोग उसे पहचानोगे कैसे? सुनो, जब आपके पानी की हानि नॉन लिविंग सेल या फिर भूमि की ऊपरी परत से हो, यानी कि अजीवित कोशिकाओं तथा भूमि की ऊपरी परत से हो, उसे कहेंगे हम एवापोरेशन। क्या कहेंगे गाइस? एवापोरेशन। तथा जब आपके पानी की हानि पौधे की जो प्लांट की ऊपरी सतह से हो या फिर जीवित कोशिकाओं से हो, उसे कहेंगे हम ट्रांसपीरेशन। क्या कहेंगे गाइस? उसे कहेंगे हम ट्रांसपीरेशन। ठीक है। अब आपके लिए एक ट्रिक भी चाहिए याद करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये सेम सिमिलर दोनों देखने में लग रही हैं। तो आपके लिए मैं एक ट्रिक बता दूं, जिस प्रकार से आप प्लांट लिखते हो, प्लांट लिखते हो अपना, ठीक है, और एक लिखते हो आप अर्थ। तो यहां से जब पानी की हानि प्लांट से होगी तो इसका उठा लेंगे हम टी, तो टी फॉर हो गया ट्रांसपीरेशन। तथा अर्थ की बात होगी, यानी अर्थ से जब पानी की हानि होगी उसे कहेंगे एवापोरेशन, इसका उठा लेंगे ई। ठीक है, अर्थ का ई उठा लिया, ई फॉर एवापोरेशन, तथा प्लांट का टी उठा लिया, टी फॉर ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो ये आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक थी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज ए डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। व्हाट इज द डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस? एज यू कैन सी, ऑस्मोसिस की बात करेंगे या फिर डिफ्यूजन की बात करेंगे तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ द movement of molecule of gas, liquid or solute from the region of higher concentration to the region of lower concentration। ठीक है, यदि हम बात करेंगे डिफ्यूजन की तो हमारा जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के या फिर लिक्विड के, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, until the molecule are evenly distributed throughout the available space is known as diffusion। और तब तक मूव करते रहते हैं जब तक कि वे बराबर भागों में पूरी तरह से वितरण ना हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। ठीक है, यानी कि एक हो गया हमारा हायर कंसंट्रेशन, एक हो गया हमारा लोअर कंसंट्रेशन। तो इसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हमारा जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, लिक्विड के या फिर सोल्यूशन के यानी विलयन के, वो गति करते हैं। और तब तक गति करते रहते हैं जब तक कि वो पूरी तरह से बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। अब बात करेंगे हम ऑस्मोसिस की। व्हाट इज द ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस में लिखा हुआ है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम ए रीजन लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यदि हम बात करेंगे ऑस्मोसिस की तो इसमें होता क्या है, आपके लिए एक डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ। ये हो गया आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये मान लिया हमने हायर कंसंट्रेशन यानी कि अपना एक सॉल्यूशन, इसको हायर कंसंट्रेशन मान लिया। ये हो गया वाटर, इसको इसको मान लिया हमने लोअर कंसंट्रेशन। वेरी गुड। अब करना क्या है आपको कि इसमें थ्योरी में बोल रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम ए रीजन लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू हायर कंसंट्रेशन, यानी कि जब हमारा जो
सोल्यूशन है, जो सॉल्वेंट है, जो विलयन है, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ गति करता है। किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि यहाँ से जो हमारा विलयन है ये इधर की तरफ गति करेगा। किसके थ्रू? ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अर्धपारगम्य झिल्ली से जो अपना गति करता है, इसको कहते हैं हम ऑस्मोसिस। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता लग गया होगा। डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन थ्योरी कह रही थी जब हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते थे, लेकिन ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन के थ्रू जा रही हैं। किसके थ्रू जा रही हैं? पर अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा जा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि पानी का अवशोषण किस प्रकार से होता है। तो पानी के अवशोषण की बात करेंगे तो पानी का अवशोषण जनरली रूट हेयर्स के द्वारा होता है। लिखा हुआ है वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर्स एंड रूट हेयर आर मोर डेवलप इन द एक्सिरोफाइटिक प्लांट एंड एब्सेंस ऑफ हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, अगर हम बात करेंगे पानी के एब्जॉर्प्शन की तो ये मैंने एक रूट बनाई और रूट के साथ में ये इसकी हेयर्स बनाई। ठीक है, ये कहलाएंगे रूट हेयर। जो पानी हमारे पौधा जो अवशोषण करता है जनरली रूट की पतली पतली शिरा जो होती हैं, लंबी लंबी शिरा जो होती है धागे नुमा संरचना, उनको रूट हेयर्स बोलते हैं। इसके द्वारा ही पानी को या फिर न्यूट्रिएंट्स को अवशोषण करता है। अब बात करेंगे इनकी विकसित की तो एक्सिरोफाइटिक जो प्लांट है उनमें अधिक विकसित होती हैं आपकी तुलना में हाइड्रोफाइट्स। अब आप समझ लीजिए एक्सिरोफाइटिक प्लांट्स होते क्या हैं। एक्सिरोफाइटिक प्लांट होते क्या हैं? ऐसे प्लांट ऐसे ऐसे प्लांट जो एरिड रीजन यानी कि शुष्क एरियाज में उगते हों, हम उन्हें एक्सिरोफाइट प्लांट कहती हैं। तथा ऐसे पौधे जो पानी के भीतर उगते हों या फिर पानी में उगना प्रेफरेंस करते हैं, उन्हें हाइड्रोफाइट प्लांट्स कहती हैं। ठीक है, और एक्सिरोफाइट प्लांट में ये अधिक विकसित होते हैं और जबकि हाइड्रोफाइट प्लांट में ये बिल्कुल भी विकसित नहीं होती, एब्सेंस होती हैं, अनुपस्थित होती हैं, उपस्थित नहीं होती। बात करेंगे हम ब्लीडिंग की। व्हाट इज द ब्लीडिंग? ठीक है, यहाँ प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक चल रहा है तो ब्लीडिंग से मतलब हम यहाँ वाटर से रखेंगे। तो ब्लीडिंग में होता क्या है? व्हाट इज द ब्लीडिंग? यहाँ लिखा हुआ है द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द इंजर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ब्लीडिंग और कॉज ऑफ ब्लीडिंग इज रूट प्रेशर। यदि आपका ये पौधा है और ये कहीं से इंजर्ड हो जाए या यहाँ से कट गया थोड़ा सा, या तने से किसी इंसेक्ट के द्वारा या फिर किसी ह्यूमंस के द्वारा इसको इंजरी पहुंचाई गई, या फिर इसकी पत्ती कहीं से तोड़ी गई, तो यहाँ से एक चिपचिपा पदार्थ निकलना शुरू हो जाता है या फिर पानी की कुछ मॉलिक्यूल्स निकलना शुरू हो जाती हैं, है ना। जो भी पदार्थ निकलना शुरू हो जाता है वह कहलाता है ब्लीडिंग। और ये किसके थ्रू होता है? आपका रूट प्रेशर करता है इसे, यानी कि रूट प्रेशर हाई होता है, इस वजह से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपना ग्यूटेशन। व्हाट इज द ग्यूटेशन? The exudation of water through hydrathoids. What is the hydrathoids? Structure present at the tip of the vein of leaves is called gutations. यदि हम बात करेंगे ग्यूटेशन की, जब हमारा पानी है पौधे की टिप से, यानी कि उसकी जो पत्तियां हैं, ये हमारा एक पौधा हो गया और पौधे की ये पत्तियों पर इसकी टिप पर कुछ साल्ट एक्यूमुलेट हो गई और या फिर वाटर की कुछ बूंदें एक्यूमुलेट हो गई और यहाँ से पानी की हानि होगी, तो ये कहलाएगा गुटेशन। और जनरली गुटेशन जो अक्यूर होता है हमारे नाइट के समय, यानी कि रात के समय में गुटेशन की जो क्रिया है की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि दिन के समय तो ट्रांसपिरेशन होता है ना गाइस, क्योंकि टेम्परेचर हाई रहता है, सन की प्रकाश प्राप्त होता रहता है पौधे को, जिस वजह से पानी कुछ मात्रा में उड़ता रहता है पौधे की बॉडी से। लेकिन रात के समय इतना हाई टेम्परेचर नहीं रहता, उस समय नाइट के समय में गुटेशन की क्रिया की जाती है। तो यहाँ लिखा हुआ था एक्सुडेशन ऑफ वाटर थ्रू हाइड्राथॉइड्स। हाइड्राथॉइड्स किसे कहेंगे? पौधे की ऐसी संरचना जो ऊपरी टिप हो, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एट द टिप ऑफ वेन्स लीव्स, यानी कि जो उनकी लीव्स है उनकी वेन्स पर ऊपर की तरफ ये संरचना प्रेजेंट होती है, इनको हाइड्राथॉइड्स कहती हैं। जब पानी की हानि पौधे की पत्तियों की सिराओं की से हो, हम उसे कहेंगे गुटेशन। और गुटेशन जनरली रात के समय होता है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे पानी के एब्जॉर्प्शन की बात करी थी, यानी कि रूट हेयर्स के द्वारा पानी अवशोषित किया जाता है। ब्लीडिंग की बात की थी जब हमारे पौधे का कोई भाग इंजरी कर दिया, यानी कि उसको क्षति पहुंचा दी जाए और वहां से पानी या फिर चिपचिप पदार्थ निकलना शुरू हो जाए, उसे हम ब्लीडिंग कहेंगे। और ब्लीडिंग किसके द्वारा होती है? रूट प्रेशर के द्वारा होती है। गुटेशन की बात करी थी कि आपके पौधे की जो पत्तियां हैं उनकी वेन्स की जो टिप है वहां से अगर साल्ट कुछ अक्यूमुलेट
एक्यूमुलेट होकर निकलती हैं या फिर बूंद के रूप में पानी निकलता है, हम उसे गुटेशन कहते हैं। जब आप सुबह सुबह अपनी फील्ड में जाते हो और जाकर अपने पौधे पर ओस की कुछ बूंदें उनके पत्तियों के किनारे पर देखते हो, वो गुटेशन के थ्रू ही आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस की। व्हाट इज द ग्लाइकोलिसिस? जब हमारे ग्लूकोज का जो अणु है छोटे छोटे अणु में टूट जाता है तो हम उसे ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहती हैं। यानी कि C6H12O6 ये हमारे ग्लूकोज का एक अणु हो गया। जब ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है हम इसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है गाइस कंपटीशन एग्जाम्स में? ग्लाइकोलिसिस अक्यूर इन द पार्ट ऑफ द सेल दैट इज ए साइटोप्लाज्म। जो ग्लाइकोलिसिस है कोशिका के कौन से भाग में होता है? ये साइटोप्लाज्म जो भाग है कोशिका का, वहां पर ये क्रिया की जाती है। फिर पूछा जाता है व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस दैट इज ए पाइरूवेट। जो ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया होती है हमारी कोशिका के साइटोप्लाज्म में, उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है पाइरूवेट। क्या होता है? पाइरूवेट होता है। अब बात करेंगे हम फोटोपीरियोडिज्म की। फोटोपीरियोडिज्म, व्हाट इज द फोटोपीरियोडिज्म? रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू डे लाइट पीरियड स्पेशली फ्लावरिंग बिहेवियर दैट्स कॉल्ड फोटोपीरियोडिज्म। यानी कि जो हमारा प्लांट है, जो पौधा है, रेस्पॉन्स करता है अपने डे लाइट पीरियड के लिए, स्पेशली अपने फ्लावरिंग क्रिया के लिए, उसे कहेंगे हम फोटोपीरियोडिज्म। एक पौधे का ऐसा स्वभाव जो डे लाइट की जो पीरियड है उसके प्रति रेस्पॉन्स दिखाता हो, हम उसे फोटोपीरियोडिज्म कहते हैं। द टर्म कॉइन्ड बाय द गार्नर एंड एलार्ड इन 1920s। यदि बात करेंगे फोटोपीरियोडिज्म की तो ये टर्म दिया किसने था गाइस? गार्नर एंड एलार्ड ने 1920 में दिया था। ठीक है, तो हम अब बात करेंगे फोटोपीरियोडिज्म की। तो इसके आधार पर हमने प्लांट्स को 3 कैटेगरी में बांटा है। वो कौन सी कैटेगरी है गाइस आपके? शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स तथा डे न्यूट्रल प्लांट्स। व्हाट इज द शॉर्ट डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स? सुनिए, ऐसे पौधे सच प्लांट रिक्वायर्ड डे लेंथ लेस देन 12 आवर्स ऑफ फॉर फ्लावर इनिशिएशन दैट्स कॉल्ड शॉर्ट डे प्लांट्स। जनरली खरीफ सीजन क्रॉप्स अंडर द शॉर्ट डे प्लांट्स। यदि हम बात करेंगे शॉर्ट डे प्लांट्स की तो ऐसे पौधे, ऐसा पौधा जिसको अपने फ्लावर इनिशिएशन यानी कि पुष्पन क्रिया के लिए अपनी जो डे लेंथ है, जो दिन की अवधि है, वो 12 घंटे से भी कम की आवश्यकता हो, 12 घंटे से कम की आवश्यकता हो, हम उसे कहेंगे शॉर्ट डे प्लांट। फिर लॉन्ग डे प्लांट किसे कहेंगे? सच प्लांट रिक्वायर्ड मोर देन 14 आवर्स डे लेंथ फॉर ग्लो फ्लावर इनिशिएशन दैट्स कॉल्ड लॉन्ग डे प्लांट। एक बात ध्यान रखना गाइस, यहाँ से ये ग्लोवर नहीं है, ये यहाँ फ्लावर लिखा हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ ये फ्लावर लिखा हुआ है। ठीक है, तो सच प्लांट रिक्वायर मोर देन 14 आवर्स डे लाइट फॉर फ्लावर इनिशिएशन दैट्स कॉल्ड लॉन्ग डे प्लांट। यानी कि ऐसा पौधा जिसको अपनी पुष्पन क्रिया करने के लिए 14 घंटे से भी अधिक अपने दिन की अवधि की आवश्यकता होती है, यानी कि डे की लेंथ की आवश्यकता होती है, हम उसे कहेंगे लॉन्ग डे प्लांट। एग्जाम्पल के रूप में आपकी रवि सीजन की जितनी क्रॉप्स हैं ये आपकी लॉन्ग डे प्लांट पीरियड में आती हैं, और खरीफ सीजन की जो क्रॉप है वो शॉर्ट डे प्लांट में आती है। एग्जाम्पल अपना लॉन्ग डे प्लांट्स का व्हीट हो गया, वार्ली, शुगर बीट एंड कैस्टर। अब बात करेंगे डे न्यूट्रल प्लांट्स की। व्हाट इज द डे न्यूट्रल प्लांट? ऐसे पौधे जिन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता आपकी डे लेंथ यानी कि आपकी दिन की अवधि का, हम उसे कहेंगे डे न्यूट्रल प्लांट। दैट इज ए, यहाँ लिखा हुआ है, सच प्लांट अनअफेक्टेड बाय द डे लेंथ दैट्स कॉल्ड डे न्यूट्रल प्लांट। यानी कि ऐसे पौधे जिनके ऊपर डे की अवधि, जो दिन की प्रकाश की अवधि है, जो उनका कोई भी इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि उन्हें किसी भी सीजन में उगाया जा सकता है। यानी कि खरीफ सीजन में उनको उगाया जा सकता है, रवि सीजन में उनको उगाया जा सकता है, या फिर जायद सीजन में भी उनको उगाया जा सकता है। किसी भी मौसम में तीनों में से हम उन्हें उगा सकते हैं। उनको पुष्पन की जो क्रिया है उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस समय कितना टेम्परेचर है, वो तीनों मौसम में उगाई जा सकती है। ऐसे पौधों को हम डे न्यूट्रल प्लांट्स की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मेज, क्योंकि मेज साल में वर्ष भर तीनों सीजन में उगाई जा सकती है। टमाटर हो गया, बकवीट हो गया, सनफ्लावर एंड कॉटन। ठीक है, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं। जैसे कि आपका कोरिएंडर भी एक इसी कैटेगरी में आता है। तो ये वर्ष भर हमको मिलते रहते हैं। देखो टमाटर कभी वर्ष भर टूटता है क्या? सालों साल मिलता रहता है ना। इसी प्रकार से हमारी जो और क्रॉप्स हैं इनको भी हम सालों साल उगा सकते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट्स। ऐसे ही कुछ स्टूडेंट भी होते हैं कि उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता है, क्लास कोई चलाए तो ठीक, नहीं चलाए तो ठीक, उनकी समझ में आए तो भी ठीक और ना आए तो भी ठीक, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने कितनी मेहनत करने के बाद हमारे लिए स्टडी मटेरियल तैयार किया और हम उसे पढ़ें या ना पढ़ें। ठीक है, वो डे न्यूट्रल
कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं और कुछ मेहनती होते हैं जो शॉर्ट डे या फिर लॉन्ग डे कैटेगरी के होते ही हैं। तो बात कर रहे थे हमारा डे न्यूट्रल प्लांट की, तो ऐसे पौधे जिन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता अपनी दिन की अवधि का, हम उन्हें डे न्यूट्रल प्लांट्स की कैटेगरी में बताते हैं। तो ये थे कुछ प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चंस। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें। और एक बात, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो वैल्यूबल हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आता रहे। और लास्ट में एक बात और कहूँगा, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।